हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं इस वीडियो में कंप्लीट यूनिट 1 हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट डिस्क्राइब करूँगा हर एक टॉपिक को। इस वीडियो में देखिए 12 से 15 टॉपिक हैं और उन सभी को मैं क्या करूँगा, हर एक टॉपिक को क्लियर वे में विथ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूँगा। और इसका पेपर जैसे कि आप सभी को पता भी, एडमिट कार्ड भी आ गया है कि इसका पेपर 31 दिसंबर को है और ये फर्स्ट यूनिट है। एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट को डिस्क्राइब करूँगा और इसी तरह से जो है पाँचों यूनिट के 5 वीडियो में ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा DBMS। ठीक है, तो ये बीटेक 5th सेमेस्टर 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है। और बाकी वैसे भी जिसको भी DBMS के बारे में नॉलेज लेना है वो भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक पर चलता हूँ देर ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हैं तो उसमें डिस्क्राइब करने में टाइम भी लग सकता है, जिसकी वजह से मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए टॉपिक पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा है आपका सिलेबस यूनिट 1 का। ठीक है, इसमें ये सब टॉपिक हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ टॉपिक फर्स्ट पर। टॉपिक फर्स्ट आपका है, देखिए टॉपिक फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS है तो DBMS यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होगा है कि DBMS क्या है, बट कोई बात नहीं। यदि आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है कि DBMS क्या होता है, यदि आप एकदम जीरो लेवल, यदि आप इंटर के बाद जो है मतलब जैसे आप मान के चलिए फर्स्ट बार DBMS पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है DBMS। पहले आप लोग डिफिनेशन को देखिएगा, उसके बाद मैं जो बताऊँगा, ठीक है, एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले आप लोग डिफिनेशन को देखिए क्या लिखा है। ठीक है, डिफिनेशन दिया है, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्रैकेट DBMS इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड रिट्राइव डेटा एफिशिएंसी फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिट्राइव करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, फिर उसको रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव करने का मतलब उसको बाद में यूज करेंगे, उसको एडिट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और उस सॉफ्टवेयर से डेटा को डिलीट भी करेंगे। तो ये सब सिस्टम किस में होता है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। यह एक कंटेनर के रूप में होता है, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक, आप सभी को पता होगा कि DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें DBMS में करते हैं। और देखिए कुछ इसमें दिए हैं, व्हाई DBMS इज यूज्ड। ठीक है, क्यों मैं इसको यूज करता हूँ। अब यहाँ पर दिए हैं टॉपिक, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जब भी हमारे पास बहुत सारे डेटा का समूह है तो मैं क्या करूँगा, DBMS का यूज करूँगा। मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं तो मैं क्या करूँगा, DBMS का यूज करूँगा। जैसे हम कोई वेबसाइट, जब भी मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो वेबसाइट में क्या होता है कि हम यूजर से क्या करते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को जो है उनसे हम क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इससे ये होता है जब भी कोई यूजर आता है किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पे तो क्या करता है, कुछ इंक्वायरी के लिए अपना जो भी फिलअप करता है फॉर्म वार्म, तो उसमें वह अपना डेटा फिलअप करता है। फिलअप करने के बाद सबमिट करता है, जैसे नेम हो गया, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी है, फिलअप करके सबमिट करता है। तो क्या होता है, डेटा मेरे पास मेरे DBMS में आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में आ जाता है, मतलब मेरे डेटाबेस में आ जाता है, जिससे उसको मैं बाद में रिट्राइव करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसी तरह से जितने सारे वेबसाइट हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी में जो है डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, एडिट एंड डिलीट, इन सब के लिए। ठीक है, अगला सेकंड है, टू अवॉइड डेटा डुप्लीकेशन। अब इसमें ये होता है कि इसमें की का उपयोग किया जाता है। की मतलब यूनिक की,
जैसे कि इसमें सेम वैल्यू रिपीट स्टोर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है कि यदि किसी का नेम अमन है, ठीक है, अमन नेम है, और किसी दूसरे स्टूडेंट से एक स्टूडेंट है उनका नेम अमन है, तो दूसरे स्टूडेंट है उनका भी नेम अमन है। तो इसमें ये होता है कि जब भी हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं तो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। तो जैसे आपका नेम सेम है वो तो चलेगा, लेकिन जो यूनिक आईडी होती है वह डिफरेंट होती है सबकी, ठीक है। जिसे हम कहते हैं, आगे चल के बताएंगे क्या होता है। की जो होता है उसी की और वैल्यू के हिसाब से डेटा को हम स्टोर करते हैं। और की कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, ठीक है। सबका अलग अलग मतलब होता है, आगे चल के मैं डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से उन सभी की के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी टू प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी, इसमें ये होता है डेटा सिक्योर होता है, किसी प्रकार का इसमें कोई ये नहीं होता है कि डेटा लीकेज और या कुछ भी जो है, ठीक है। इसमें डेटा सिक्योर होता है। टू रिट्राइव डेटा क्विकली, और इसमें क्या होता है, डेटा को हम क्विकली मतलब रिसेंटली जो है इसको हम क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव करने का मतलब उसको यूज कर लेते हैं, जैसे कोई भी डेटा उसमें स्टोर है तो उसको मैं आसानी से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है डेटाबेस। इसमें क्या दिए हैं, फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। इसके क्या जो है फंक्शन है, डेटा स्टोरेज, ठीक है। डेटा स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर करेगा। डेटा रिट्राइवल मतलब इसको स्टोर हुए डेटा को यूज करेगा। डेटा अपडेट, अब उस डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है उसको अपने आवश्यकता के अनुसार उसे अपडेट करेगा। अब डेटा सिक्योरिटी, जो भी डेटा स्टोर डेटाबेस में उसकी जो सिक्योरिटी बनाए रखेगा। बैकअप एंड रिकवरी, और समय समय पर उसके जो है बैकअप और रिकवरी लेता रहेगा, मतलब चेक करता रहेगा किस प्रकार का डेटा है, इसमें डुप्लीकेट कोई डेटा आ गया या नहीं, मतलब ये सब जो प्रक्रिया वो समय समय पर करता रहेगा। बैकअप एंड रिकवरी करता रहेगा समय समय पर। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। अब डीबीएमएस के टाइप्स कौन कौन से हैं, हायरार्चिकल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस, रिलेशनल डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। तो इसमें मैं टाइप बता दिया हूँ। बाकी ये था मतलब डीबीएमएस का, मतलब डीबीएमएस का जो है इसमें था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं उसके टाइप को बता दिया, बाकी इसको आगे चल के मैं क्लियर में हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। इसमें मैं बताया हूँ कि कितने टाइप्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस है। तो ये सब चीज़ें इसमें, जैसे फंक्शन हो गया और हाई डीबीएमएस यूज, ठीक है, क्यों इसका नीड है, तो ये सब चीज़ें इसमें बता दिया। बाकी आगे चल के और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जैसे माई हो गया, ठीक है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक डेटाबेस का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या है, माई हो गया, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ईटीसी, मतलब कुछ भी जो है क्या करते हैं, हम यूज करते हैं जो भी हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो एग्जांपल में बताया हूँ माई है, ओरेकल है, एसक्यूएल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। अगला आपका टॉपिक ये है, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बैंकिंग सिस्टम, देखिए बैंकों में काफ़ी सारे जो है उसमें कर्मचारी होते हैं, मतलब कर्मचारी होते हैं, और बैंकों में बहुत सारे जो है लोगों का जो है डेटा रहता है, ठीक है। बैंकों में बहुत सारे लोगों का डेटा रहता है। तो ये कहाँ पर स्टोर होता है, जैसे काफ़ी सारे लोग के उसमें डेटा हैं, उनके नेम हैं, ईमेल हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर हैं और एड्रेस हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो है उसमें रहती है। तो उन सबको जो है स्टोर करने के लिए हमें तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता होती है कि जो है कहाँ पर स्टोर करें इतने लंबे जो है इन्फॉर्मेशन को। तो उसके लिए क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सभी के डेटा को स्टोर करते हैं। तो वहाँ पर भी डीबीएमएस का यूज होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी डीबीएमएस का यूज होता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जैसे देखिए काफ़ी सारे लाखों हज़ारों करोड़ों लोग जो है क्या करते हैं कि अपने टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं। तो उसके लिए भी जो है अपने वो नेम और हर एक चीज़ को जो है फिलअप करते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर सेव किया जाता है, डीबीएमएस पे, ठीक है। तो रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, अब देखिए कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी कॉलेज है तो उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट रहते हैं, 1000 2000 जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी है, तो उन सबका अलग अलग कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहता है, जिसमें यह होता है कि सभी स्टूडेंट के डेटा रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है।
तो इसलिए जो डेटाबेस का यूज करते हैं DBMS का। अब अगला देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक सेकंड क्या है, फाइल सिस्टम vs डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस क्या है फाइल सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब पहले देखिए इसको डिफिनेशन को। फाइल सिस्टम क्या है, ये फाइल सिस्टम इज ए ट्रेडिशनल नॉर्मल, ठीक है, ये फाइल सिस्टम इज ए ट्रेडिशनल यानी कि नॉर्मल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन सेपरेट डिफरेंट फाइल्स यूजिंग OS, ठीक है। जैसे देखिए मैं किसी भी फाइल में डेटा को स्टोर करता हूँ मैनुअली, क्या किया, फोल्डर का नेम बनाया और उसमें डेटा को स्टोर कर दिया, ये हमारा क्या है, फाइल सिस्टम, ठीक। अब उसमें टेक्स्ट है, फाइल्स है, एक्सेल शीट है या क्या क्या चीज़ें हैं, उसको मैं क्या किया, एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फाइल बनाया, उस फाइल के अंदर ये सब डेटा को स्टोर कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत कम डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग तब करते हैं फाइल सिस्टम का जब हमें बहुत कम डेटा को स्टोर करना होता तो हम किसका उपयोग करते हैं, फाइल सिस्टम। और उसी की जगह पे जब हमें काफ़ी सारे डेटा को मतलब मैनेज करना होता है, एक लॉन्ग डेटा को मैनेज करना होता तो हम किसका यूज करते हैं, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये हमारा होता है अंतर कि फाइल सिस्टम का यूज तब करते हैं जब हमें कम डेटा को स्टोर और मैनेज करना होता है, और DBMS का यूज तब करते हैं जब हमें एक लॉन्ग डेटा को स्टोर और मैनेज करना होता है, ठीक है। देखिए फाइल सिस्टम में नोट में देखिए क्या लिखा है, स्टोर डेटा इन स्कूल इन डिफरेंट फाइल, अटेंडेंस, मार्क्स, फीस ETC। मतलब ये क्या होता है कि स्कूलों में अटेंडेंस को, मार्क्स और फीस को, इन सब के जो है अलग अलग फाइल्स होते हैं। जैसे मैं क्या किया, मेरा कोई भी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो मैं क्या किया कि मेरे पास सिस्टम है और उसमें मैं क्या किया, मेरे पास 1000 स्टूडेंट है या, तो मैं क्या किया, हर एक क्लास के जैसे 6, 7, 8, 9 हर एक क्लास के स्टूडेंट के नेम को क्या किया, मैं एक्सेल पर कर दिया, अपलोड कर दिया, और उनके क्या क्या फीस हैं, क्या क्या अटेंडेंस है, सबको मैं क्या किया, एक्सेल पर अपलोड कर दिया। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के स्टूडेंट के जो है अलग अलग हम फाइल बना दिए, सीट बना दिए एक्सेल में, ठीक है, बना के एक फोल्डर में रख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फाइल सिस्टम, ठीक है। और इसी की जगह पे मैं एक कॉलेज का वेबसाइट बनाया हूँ और उसमें सभी जो है सभी क्लास के मतलब 1 से लेकर 12 तक के सभी क्लास के स्टूडेंट के नेम, हर एक चीज़ें उसमें स्टोर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, DBMS, ठीक है। तो लॉन्ग डेटा के लिए DBMS का यूज करते हैं। देखिए DBMS क्या है, DBMS स्टोर्स डेटा इन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड मैनेज इट इफिशियंटली यूजिंग सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल MySQL, Oracle, etc, ठीक है। नोट स्कूल, ERP, कॉलेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक। तो यहाँ सब DBMS का यूज करते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा है, DBMS is a better than file system because DBMS provides better security, faster access and data consistency। अब वो मैं पहले बता चुका हूँ कि DBMS जो है आपका फाइल सिस्टम से अधिक एक्सेसिबल है, अधिक जो है प्रोसेसेबल है, यानी ये अधिक फास्टर है और इसके पास जो है डेटा सिक्योरिटी जो भी काफ़ी सारी है, ठीक है। इसलिए जो क्या होता है कि DBMS का अधिकतर यूज होता है हर एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूँ, क्या है दिया है। अगला टॉपिक दिया है आपका डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट। डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट ये क्या है, देखिए फर्स्ट दिया है डेटाबेस। ये डेटाबेस ये एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन और रिलेटेड डेटा स्टोरेज इन ए स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक। किसी भी डेटा को हम स्टोर करते हैं, जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। अब उसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के नेम को, ईमेल को, उनके मोबाइल नंबर को, मार्क्स को, इसमें मैं क्या करूँगा, उनके सभी डेटा को मैं क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। एक डेटाबेस में टेबल बनाऊँगा स्टूडेंट नेम का और उसमें उन सभी स्टूडेंट के नेम, ईमेल सभी को स्टोर करूँगा। जैसे कॉलेज का वेबसाइट है तो उसमें मैं एक टेबल बनाऊँगा डेटाबेस में स्टूडेंट नेम का और उसमें स्टूडेंट के सभी डेटा को उसमें स्टोर करूँगा। और एक टेबल बनाऊँगा टीचर के नेम से, तो उसमें जितने सारे टीचर हैं उस कॉलेज में उन सभी के डेटा को स्टोर करूँगा। और इसी तरह से जो है जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इसमें एम्प्लॉय हैं उन सभी का जो है मैं टेबल बनाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है अलग अलग टेबल बनता है डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में, ठीक है। देखिए एग्जांपल स्टूडेंट डेटाबेस, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ETC, ठीक है।
अगला क्या है, डेटा। डेटा देखिए क्या है, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब डेटा क्या है, डेटा यही है कि जो भी स्टूडेंट के नेम है, ईमेल है और मोबाइल नंबर है, ये सब क्या है, डेटा है। और डेटा ये क्या होता है, रो एंड कॉलम में स्टोर होता है डेटाबेस में, ठीक है। रो एंड कॉलम के कलेक्शन में जो है क्या होता है, स्टोर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा। एग्जाम्पल में नेम अमित, मार्क्स 80 नंबर, ठीक है। ये सब क्या है, डेटा है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल अमित स्कोर 80 मार्क्स, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन। डेटा हमारा ये है कि जो हम स्टोर किए डेटाबेस में, अमित मार्क्स कितना वो स्कोर किया, 80। अब इसको हम चेंज कर दिए इन्फॉर्मेशन में, अमित स्कोर्ड 80 मार्क्स, ठीक है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन में हो गया कि अमित 80 मार्क्स को स्कोर किया है, ठीक। ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस ये सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डेटाबेस। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल में माइस्क्यूएल, ओरेकल, ठीक है। अब नीचे दिया है सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल। सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए ए नंबर, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स मतलब स्टूडेंट के नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है, डेटा है। और डेटाबेस क्या है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल उसमें क्या किया मैं, डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल का टेबल बनाया और उसमें इसमें स्टूडेंट के सभी जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। और डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस वही आपका माइस्क्यूएल है, ठीक है। डीबीएमएस आपका माइस्क्यूएल है। और यूजर्स क्या हैं, टीचर्स हैं, एडमिन हैं, मतलब उस सॉफ्टवेयर को कौन यूज कर रहा है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को कौन एक्सेस कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। और एप्लीकेशन वही है कि मतलब जिस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं इस डेटा को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए हर एक कॉलेज के पास एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या होता है, उस कॉलेज के सभी जो है डेटा को मैनेज किया जाता है, चाहे टीचर के डेटा हैं या फिर स्टूडेंट के डेटा हैं, ठीक है। तो हर एक कॉलेज के पास अलग अलग अपना एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को एकदम बेहतर तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। तो मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पर, डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब देखिए डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब हाउ ए डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन, ठीक है, डिजाइन एंड हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। अब इसमें बताया आर्किटेक्चर में ये बताया है कि डेटाबेस कैसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। डेटाबेस कैसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो है डेटा को मैनेज करने के लिए। आर्किटेक्चर यही होता है कि डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा है, कैसे हम उसमें डेटा को मैनेज करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, बेसिकली टू टाइप्स आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। बेसिकली टू टाइप्स क्या हैं इसके आर्किटेक्चर। फर्स्ट है टू टीयर आर्किटेक्चर, ठीक। फर्स्ट है टू टीयर आर्किटेक्चर। इसमें देखिए फर्स्ट है क्लाइंट और सेकंड है डेटाबेस, ठीक है। फर्स्ट है क्लाइंट और सेकंड है डेटाबेस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट वो होता है जो यूज करता है। जैसे देखिए क्लाइंट के अंदर क्या है, यूजर, ठीक है। क्लाइंट के अंदर यूजर है और एप्लीकेशन। जैसे मैं एक यूजर हूँ और मैं एक एप्लीकेशन को क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है। जिसे मैं यूजर हूँ और एक कॉलेज का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, मैं उसको चला रहा हूँ, तो ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब मैं क्लाइंट उसको जो है चला रहा हूँ एप्लीकेशन को, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन के एक डेटाबेस है जिसमें क्या है कि उस कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के डेटा को क्या किया गया है, स्टोर करके रखा गया है। अब ये जो है ये हमारा क्या है, डेटाबेस है और ये क्लाइंट है। मैं यूजर हूँ, एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ और इस एप्लीकेशन के एक डेटाबेस है, उसमें हर एक स्टूडेंट का क्या है, डेटा को स्टोर किया गया है। यहाँ नीचे देखिए क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विथ डेटाबेस सर्वर, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है कि डेटाबेस सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, कि मतलब चेक कर सकता है कि कहाँ पर कितने डेटा हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑनलाइन टिकट बुकिंग। अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग में देखिए कि मैं पता कर सकता हूँ कि कितने सीट अवेलेबल हैं, कितने सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि डेटा को मतलब वो चेक कर सकता है कि कितने जो है उसमें डेटा हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग में।
अगला क्या है, 3 tier आर्किटेक्चर। फर्स्ट था, सेकंड 2 tier और ये 3 tier। 3 tier देर आर 3 लेयर्स। इसमें क्या होता है, 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन लेयर, थर्ड होता है डेटाबेस लेयर। अब आपका जो है फर्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है यूजर इंटरफेस। प्रेजेंटेशन मतलब ये होता है, देखिए जो भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें एक होता है यूजर फ्रेंडली, ठीक है, जो कि वो क्या होता है, यूजर उसको देखता है, ठीक है, जो विजुअलाइज होता है, जो देखता है यूजर, तो क्या होता है यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन लेयर क्या होता, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर ये होता है कि उसमें क्या होते हैं कि उस सॉफ्टवेयर के लॉजिक लिखे जाते हैं। और देखिए आप सभी को पता होगा कि आप मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। एक रियल लाइफ में एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे आप देखते होंगे एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, सर्किट है, तो आप उसमें काफ़ी सारे बटन हैं। तो किसी बटन से फैन ऑफ चलता है, किसी बटन से लाइट चलती हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप एक बार देख लेंगे कि मतलब किस बटन से लाइट चल रहा है और किस बटन से फ़ैन चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस बटन को प्ले करेंगे, उस बटन को जो है क्लिक वो करेंगे, ऑन करेंगे, क्या होगा, फैन ओपन हो जाएगा। और लाइट वाले बटन को ऑन करेंगे, क्या होगा, लाइट ओपन हो जाएगा। बट आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें, क्या प्रक्रिया किया गया है जिससे लाइट चल रही है, जिससे फ़ैन चल रहा है। बस आपको ये पता है कि आप उस बटन को ऑन कर दिए, फ़ैन स्टार्ट हो गया, चलने लगा। अब आपको ये तो नहीं पता कि उसके अंदर किस प्रकार से वायरिंग किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है यूजर इंटरफेस जो है आपका बोर्ड है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लॉजिक ये है कि उसके अंदर किस प्रकार से कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो ये होता है एप्लीकेशन लॉजिक। और आपका डेटाबेस ये है कि मतलब कहाँ पर क्या चीज़ें जो है उसमें रखा गया है। जैसे वायर्ड है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुआ है। एप्लीकेशन लॉजिक का मतलब देखिए, एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर जो है काफ़ी सारे छोटे छोटे वायर यूज होते हैं, वायर्ड यूज होते हैं, और भी चीज़ें जो है यूज होते हैं, स्क्रू, जो भी चीज़ें होता है उसके अंदर यूज होता है। तो क्या कहलाता है, मान लीजिए वो डेटा है, ठीक है, और उन डेटा को आपस में क्या किया गया है, लॉजिक बना दिया गया है, ठीक है। वो क्या होता है, एप्लीकेशन लॉजिक। और जो हमारा दिखता है यूजर इंटरफेस, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, उसमें मैं क्या किया, फॉर्म जो होता है, फॉर्म ओपन हुआ है, मैं फॉर्म में क्या किया, अपने डेटा को इनपुट किया और सबमिट कर दिया। अब वो फॉर्म का डेटा जो क्या होता है, इससे आप सभी लोग को पता होगा कि आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आप लोग काफ़ी सारे डेटा को इनपुट करते हैं, नेम, ईमेल और भी काफ़ी सारे डेटा को, ठीक है। फाइनली लास्ट में क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद मैसेज आता है कि सबमिटेड सक्सेसफुल। तो जो आपका डेटा होता है कहाँ पर जाता है, वो जाता है डेटाबेस में, सर्वर पर जाता है, ठीक है। तो ये तो डेटाबेस पे चला गया, आपको पता है कि जो डेटाबेस पे चला गया। लेकिन वो जो फॉर्म दिख रहा है वो क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, यूजर इंटरफेस है। और वो जो मतलब जिस प्रक्रिया से, मतलब जिस लॉजिक को लगा कर हम क्या करते हैं, उस डेटा को डेटाबेस में भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब जैसे देखो, जो आप इनपुट किए हैं उसको डेटाबेस में भेजने के लिए कोई तो लॉजिक लगा होगा ना, कोई तो ना कोई लॉजिक लगा होगा ना कि आपके नेम, ईमेल, ये सब कैसे डेटाबेस में चला जाएगा। डेटाबेस में भी काफ़ी सारे कॉलम, डेटाबेस में देखिए इस तरह से रहता है कि ऐसे डेटाबेस में इसी प्रकार से जो है काफ़ी सारे कॉलम बने रहते हैं। अब यहाँ पे आपका आईडी है, नेम है, और भी ईमेल हैं, और भी डेटा हैं, तो इसमें कॉलम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये आकर इसमें जो है स्टोर होता जाएगा, इसमें स्टोर होता जाएगा, सभी के डेटा आके इसमें स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक लॉजिक लगाया गया, वो किस में लगाया गया है, एप्लीकेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन आपका है जो आपको दिख रहा है फॉर्म, और ये जो डेटाबेस है ये क्या है, वो है आपकी डेटा क्या हुआ, जाके उसमें स्टोर हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि फाइनली समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए उसका जो इसमें दिया, फिगर दिया है, आर्किटेक्चर। ये फर्स्ट क्या है आपका, देखिए देखिए क्लाइंट है, इसमें यूजर हैं, एप्लीकेशन क्लाइंट हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है और ये डेटाबेस सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि आपका ये जो लॉजिक लग रहा है, ठीक है, जो लॉजिक लग रहा है,
ये आपके क्लाइंट हैं, डेटाबेस है, इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। डेटा स्टोर हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ये आपका क्या है, 3 टियर आर्किटेक्चर। अब अगला क्या है, डेटा मॉडल, ठीक है। डेटा मॉडल क्या है, अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से। डेटा मॉडल क्या है, डेटा मॉडल इज ए वे टू ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर एंड डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इन ए डेटाबेस, ठीक है। ये डेटा मॉडल क्या करता है कि डेटाबेस में किस प्रकार से हम एक डेटा को दूसरे डेटा से रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे ऑर्गेनाइज करता है कि जैसे इसमें कि एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, ये किस में ऑर्गेनाइज होता है, डेटा मॉडल में। इसकी डिफिनेशन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ए डेटा मॉडल इज ए वे टू ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर एंड डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इन ए डेटाबेस। मतलब डेटा के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है डेटाबेस में, उसके स्ट्रक्चर क्या हैं, ये सब किस में बताया जाता है, डेटा मॉडल में, ठीक है। अब हाई डेटा मॉडल इज इम्पॉर्टेंट, क्यों डेटा मॉडल इम्पॉर्टेंट है, गिव्स क्लियर स्ट्रक्चर टू डेटा, मतलब डेटाबेस में डेटा को क्लियर शो के लिए, देखने के लिए। मेक्स डेटाबेस डिज़ाइन इजी, ठीक है। डेटाबेस में क्या होगा कि डिज़ाइन को जो है, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इजी के लिए, ठीक है, डेटा मॉडल का यूज करेंगे। और रिड्यूज एरर्स, उसमें क्या होता है, एरर बहुत कम होते हैं, एरर बहुत कम होते हैं, ठीक है, मॉडल का उपयोग करने से, डेटा मॉडल का। इम्प्रूव डेटा अंडरस्टैंडिंग, ठीक। इसमें क्या होता है कि डेटा को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। अगला क्या, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं डेटा मॉडल के। हायरार्चिकल डेटा मॉडल, अब इसमें क्या होता है, डेटा ऑर्गेनाइज इन ट्री स्ट्रक्चर। अब ट्री स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें इसके जो है कई सारे ट्री आपस में होंगे, कई सारे वो होंगे, रिलेशनशिप होंगे, एक मतलब डेटा से दूसरे डेटा में, फिर दूसरे डेटा से तीसरे डेटा में, मतलब इस तरह से काफ़ी सारे रिलेशन होंगे। ये एक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बताता हूँ इसके बारे में। इसका डिफिनेशन पढ़िए, डेटा ऑर्गेनाइज इन ट्री स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ट्री के रूप में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। और ब्रैकेट में दिया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब एक पेरेंट और चाइल्ड का कैसा रिलेशनशिप होता है, इस तरह से इसमें दिया है। तो चलिए बताता हूँ अगले स्टेप पर। इसमें देखिए दिया है एग्जाम्पल फर्स्ट में फैमिली ट्री, ठीक है। एक फैमिली डिफाइन किया गया है, और इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी डेटाबेस, ये क्या है, फैमिली ट्री एंड ये मैनेजर एम्प्लॉय, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट में फैमिली ट्री, मतलब फैमिली में किस तरह से क्या है, कैसे, जैसे ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर के दो, मतलब जैसे देखिए एक ग्रैंड फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, फिर उन 2 बच्चे के जो है मतलब 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे अलग अलग हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से एक फैमिली का ट्री है, ठीक है, एक प्रकार से फैमिली का ट्री। जैसे आप लोग देखिए कि जिससे कंपनियों में रहता है, मैनेजर रहते हैं, और उसके नीचे भी जो है अलग अलग टाइप के जो है वो रहते हैं, पोजीशन पे लोग रहते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए इसमें क्या दिया है, यूनिवर्सिटी डेटाबेस, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। उसमें क्या है, यूजी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से कोर्स होते हैं और कौन कौन से पीजी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं ये है, यहाँ पर दिया है। जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं ये यहाँ पर दिया है। तो इसलिए हम जो हायरार्की डेटा मॉडल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, सब चीज़ें क्लियर वे में अच्छे से समझ में आवे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, ठीक। अगला क्या हमारा नेटवर्क मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि हम डेटा को एक नेटवर्क के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेटा इज ऑर्गेनाइज एज ए ग्राफ वेयर ए चाइल्ड कैन आई हैव मल्टीपल पेरेंट्स, ठीक है। एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिससे पता चलता है कि इसके कितने पेरेंट्स हैं और कितने चाइल्ड हैं। एग्जाम्पल में कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कंप्यूटर में काफ़ी सारे नेटवर्क होते हैं, सेम उसी तरह से इसमें नेटवर्क मॉडल में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे टीचर टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट, जैसे एक टीचर है वह मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, ठीक है। एक टीचर है मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है।
तो ये भी एक नेटवर्क तो हुआ कि उसके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, काफ़ी सारे क्लास को अटेंड कर रहा है, तो एक नेटवर्क तो हुआ। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय है और ये सैलरी है। ठीक, तो ये नेटवर्क है एक, कि मतलब हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग सैलरी है। एम्प्लॉय देखिए, एम्प्लॉय में तो आ जाएंगे काफ़ी सारे एम्प्लॉय, तो कंपनी में जितने वर्कर हैं सभी एम्प्लॉय में आएंगे। अब उसमें कोई मैनेजर, मतलब मैनेजर के पद पर है, कोई चपरासी के पद पर है, ठीक है, और कोई वर्कर के पद पर है, और कोई मतलब अलग अलग प्रकार की पोजीशन होते हैं कंपनियों में। बाकी सभी तो एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो उनका सैलरी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अगला आपका है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में ये होता है कि हम एक ये एंटिटी को दूसरे एंटिटी से आपस में रिलेट करते हैं। जैसे डेटा स्टोर इन टेबल्स, इसमें क्या होता है, डेटा को हम स्टोर करते हैं किस फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में। ये क्या हमारा कहलाता है, रिलेशनल मॉडल। फॉर्मेट्स रो एंड कॉलम्स, टेबल जो है कैसे क्रिएट होता है, रो एंड कॉलम के कलेक्शन से। एग्जांपल स्टूडेंट टेबल, जैसे मैं डेटाबेस में एक टेबल बनाया किस नेम से, स्टूडेंट। अब उसमें मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, मार्क्स को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल। और रियल एग्जांपल में एक्सेल शीट, बैंक अकाउंट टेबल। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, रिलेशनल मॉडल। अगला देखिए क्या क्या है, कौन सा टॉपिक में दिया, एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये भी आपका एक टाइप है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। इसमें बताता है कि हम एंटिटी के बीच, एंटिटी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं आपस में कैसे रिलेट हैं। मतलब एक एंटिटी के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हैं, तो सभी एट्रीब्यूट आपस में किस प्रकार से जो है रिलेट हैं। एग्जांपल जैसे एंटिटी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। अब एट्रीब्यूट क्या है, उसके रोल नंबर, नेम, एज, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट हैं। और रिलेशनशिप क्या है, उसके इनरोल्स इन विच कोर्स। अब रिलेशनशिप ये है कि वह स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल किया है, किस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगला क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये फिफ्थ टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसमें क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड एज ए ऑब्जेक्ट विथ एट्रीब्यूट एंड ए मेथड। इसका उपयोग हम करते हैं कि जब भी जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, जावा में हो गया, C++ में हो गया, ठीक है, जिसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जब भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम क्या कराते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लास बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। एग्जाम्पल क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, जावा में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जो है उसमें फॉलो होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जावा में, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, क्लास और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो ये 5 जो है टाइप इसके कंप्लीट हो गए, डेटा मॉडल के 5 टाइप। अब ये अगला आता है आपका 6 टॉपिक, स्कीमा एंड इंस्टेंस। स्कीमा क्या होता है एंड इंस्टेंस क्या होता है। देखिए स्कीमा, ये स्कीमा इज ए ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस। ये क्या होता है, एक डेटाबेस का ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है। इट डिफाइंस टेबल्स, फाइल्स, डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप। ये क्या करता है, टेबल्स को डिफाइन करता है कि मतलब एक डेटाबेस में कितने टेबल हैं, और फाइल्स को डिफाइन करता है, और डेटा टाइप को मतलब किस प्रकार का डेटा टाइप है, और रिलेशनशिप मतलब आपस में कैसा रिलेशनशिप है। ये ओवरऑल जो क्या करता है, स्कीमा क्या करता है, डिफाइन करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के रोल नंबर, स्टूडेंट के रोल नंबर क्या किस में है, इंट में है, इंटीजर में है। नेम वर्कर में है, और मार्क किस में है, इंटीजर में है। ठीक है, तो क्या किया है, स्कीमा के रूप में डिफाइन हो रहा है। रियल एग्जाम्पल सपोज व्हेन यू मार्क्स ए हाउस देन यू मेक स्ट्रक्चर ऑफ हाउस इन फर्स्ट। ठीक है, सपोज व्हेन यू मेक ए हाउस। देखिए जब भी आप एक कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं कि पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें किस प्रकार से जो है घर बनाना है।
ठीक है, कि कहाँ पर जो है कौन सा कमरा रखना है, कहाँ पर लैट्रिन रखना है, कहाँ पर बाथरूम रखना है, कहाँ पर किचन रखना है, ठीक है, कौन सा ड्राइंग रूम है, कौन सा क्या है। ये क्या कहते हैं, पहले आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद जो बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी हाउस घर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टाइप्स ऑफ स्कीमा। अब स्कीमा के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट, फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा में क्या होता है, इट इज़ डिस्क्राइब हाउ डेटा स्टोर इन फिजिकली। इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब होता है कि डेटा को हम फिजिकली कैसे स्टोर करते हैं। फिजिकल स्कीमा में क्या होता है, डेटा को फिजिकली हम कैसे स्टोर करते हैं। अगले टॉपिक पर चलिए, लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, डिस्क्राइब लॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होता है कि हम कैसे डेटाबेस के लॉजिक को लगाते हैं, जो भी आपस में रिलेशन है तो उसकी लॉजिक को कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, टेबल्स एट्रीब्यूट्स, मतलब एक टेबल बनाए हैं तो उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसके आपस में क्या क्या जो है रिलेशनशिप हैं। ठीक, ये किस में आता है, लॉजिकल स्कीमा। और व्यू स्कीमा क्या है, यूजर स्पेसिफिकेशन, यूजर स्पेसिफिक व्यू ऑफ डेटा। अब जैसे देखिए, जो भी आपका यूजर इंटरेक्टिव जो भी यूजर इंटरफेस है वो क्या कहलाता है, व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा मतलब जो यूजर को क्लाइंट को दिखता है वो क्या कहलाता है, व्यू स्कीमा। और ये लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, ये नहीं दिखता है, इसमें लॉजिक लगे होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल में हम डेटा को फिजिकली स्टोर करते हैं। जैसे आपका रैम में डेटा स्टोर है, आपका एसएसडी में हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है, तो ये आपका फिजिकल हो गया। लॉजिकल जो आप लॉजिक लगाते हैं, और व्यू जो आपको दिखता है। ठीक, ये आपके हो गए स्कीमा के टाइप्स। और ये आपका देखिए इंस्टेंस क्या होता है। एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से डेटा स्टोर हैं डेटाबेस में, ये क्या कहलाता है, इंस्टेंस। जैसे प्रेजेंट टाइम पे यदि 10 स्टूडेंट के डेटा उसमें स्टोर हैं डेटाबेस में, तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो सभी इंस्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल रोल नंबर नेम मार्क्स, ये सब क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस। रियल लाइफ में पीपल लिविंग इन द हाउस टुडे, इंस्टेंस। मतलब आज के टाइम पे, मतलब आज के दिन घर में कितने लोग हैं, तो ये हमारा क्या है, मतलब ये नहीं देखेंगे कि कल कितने लोग थे और या कल कितने लोग रहेंगे, ये नहीं, आज के टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट में घर पर हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा इंस्टेंस। ठीक है, अब वाला टॉपिक क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, डिफिनेशन पहले पढ़िए। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स द एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस विदाउट एनी अफेक्टिंग द हायर लेवल। इसमें ये होता है, डेटा इंडिपेंडेंस ये होता है कि डेटा के हाई लेवल, हायर लेवल एंड लो लेवल, ये लेवल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि यदि हायर लेवल में कोई हम चेंजिंग करें तो इसके मतलब, इसमें ये बताया कि यदि हम लो लेवल में कोई भी चेंजेस करें तो इसके हायर में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यदि मैं हायर में लो में कुछ भी परिवर्तन करूँगा तो उसके हायर में किसी प्रकार का जो है अफेक्टिंग मतलब डिस्टरबेंस ना हो। ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा इंडिपेंडेंस। व्हाई नीड डेटा इंडिपेंडेंस, टू मॉडिफाई डेटाबेस एजली। डेटाबेस को क्या करते हैं, एजली मॉडिफाई के लिए। और टू अवॉइड रीराइटिंग प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को दोबारा जो है उसको रीड करने के लिए, मतलब किसी भी प्रोग्राम को दोबारा रीड ना कर सकूं, इसके लिए जो है इसको इंडिपेंडेंस को यूज किया जाता है। और टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, इसमें क्या होता है, टाइम को बचाते हैं और कॉस्ट को। ठीक है, इसे मनी को बचाते हैं, इसके लिए हम डेटा इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं। और अगला टॉपिक आपका क्या है, देखिए इसमें दिया है व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल एंड डेटाबेस लेवल। इस प्रकार से जो है इसमें लेवल होते हैं। अब इसमें देखिए, यदि मैं किसी लॉजिकल लेवल में कोई चेंजेस करूँगा तो व्यू लेवल में डिफरेंस मतलब किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा मतलब कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई फिजिकल लेवल में करूँगा तो इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा, इसमें कुछ करूँगा तो इसमें कुछ अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका है डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब ये सभी जो है लेवल क्या हैं, स्वतंत्र हैं। मैं इसमें कुछ किया लो लेवल में तो इसके ऊपर वाले हायर लेवल में किसी प्रकार का कोई अफेक्ट नहीं होता, चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा इंडिपेंडेंस।
आगे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल यूजर लेवल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू चेंज। इसमें क्या होता है, एबिलिटी होता है चेंजिंग के लिए द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, डेटाबेस की फिजिकल स्टोरेज का जो है चेंजिंग का एबिलिटी होता है बिना इसके लॉजिक स्ट्रक्चर चेंज हुए। ठीक है, इसके फिजिकल डेटा स्टोरेज चेंज हो जाएंगे विदाउट लॉजिक स्ट्रक्चर चेंज हुए। एग्जाम्पल में, चेंज द फाइल लोकेशन, चेंजिंग द हार्ड डिस्क। जैसे देखिए, मैं क्या करूँगा कि मेरे पास मैं एक फ़ाइल बनाया हूँ, उस फाइल में के अंदर जो क्या किया हूँ, डेटा स्टोर किया हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर सिस्टम पे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बनाया और उसमें मैं क्या किया, डेटा को स्टोर किया। ठीक है, डेटा को स्टोर किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उस फाइल डेस्कटॉप से मैं किसी दूसरे फोल्डर में ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी कट कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से मैं कट कर दूँगा और ले जाकर कहीं दूसरे फोल्डर में सेव कर दूँगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है कि उसके अंदर जो डेटा हो तो डेटा पड़ा रहेगा। ठीक है, जो स्टोर डेटा है वो पड़ा रहेगा, बस क्या होगा, उसके लोकेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डेस्कटॉप से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, डॉक्यूमेंट में चला जाएगा या किसी जो है स्पेसिफिक फोल्डर में चला जाएगा। ये क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक, किसी प्रकार का उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है, कि चेंजिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर का जो है चेंज होता है विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम, बिना जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज हुए क्या होता है, इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। जैसे न्यू कॉलम एडेड इन टेबल, ऐसे एक टेबल बना है, उसमें मैं क्या किया हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया हूँ और उसमें मैं क्या चाहता हूँ, लास्ट में एक और न्यू कॉलम ऐड कर दूँ। किस चीज़ का कॉलम ऐड कर दूँ, जैसे देखिए फर्स्ट में तो सभी, जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग में सभी बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, 2-3 महीने बाद उसके हम वो लेते हैं, फीस लेते हैं। तो पहले मैं फीस का कॉलम नहीं बनाया। ठीक है, पहले मैं फीस का कॉलम नहीं बनाया, पहले मैं उनकी डेटा के नेम के, ईमेल के, नंबर के, इन सब के जो है कॉलम बनाया और लास्ट में हमें क्या हुआ कि ये भी बनाना है, फीस का भी कॉलम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में एक कॉलम ऐड कर दूंगा। तो किसी प्रकार का जो कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके टेबल में, कोई चेंजिंग नहीं होगा उनके टेबल में। बस मैं क्या करूँगा, लास्ट में एक कॉलम बनाऊँगा और जिस स्टूडेंट की जितने फीस हैं, जितने जमा है, उसके कॉलम के सामने मैं क्या करूँगा, उसको एडिट कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा कि इतने फीस पेमेंट हैं, इतने जमा हैं इस स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये हमारा होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक, आई होप आप सभी को जो क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपको क्या दिया है, डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए आप सभी को तो पता है कि जो है डेटाबेस क्या होता है। अब ये भी समझिए कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या है। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, हम क्यों यूज करते हैं उसको, किस किस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसमें डेटाबेस में। तो देखिए पहले इसको पढ़िए, डिफिनेशन को पढ़िए। डेटाबेस लैंग्वेज आर स्पेशल लैंग्वेज यूज टू क्रिएट, मैनेज, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल डेटा इन ए डेटाबेस। एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं डेटा को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए डेटा को। डेटाबेस में उपस्थित जो भी डेटा हैं उनको मैं कैसे क्रिएट किया हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेटाबेस की लैंग्वेज में आते हैं। व्हाई डेटाबेस लैंग्वेज नीड, क्यों डेटाबेस की लैंग्वेज का नीड होता है, टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। एक डेटाबेस में कि जैसे कोई भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में क्या करूँगा, पहले डेटाबेस बनाऊँगा। ठीक है, जैसे देखिए एक सॉफ्टवेयर होता है तो मैं उसमें क्या करता हूँ, जैसे कोई मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो एप्लीकेशन में बना रहा हूँ तो उसका मैं पहले एक डेटाबेस बनाऊँगा। तो फर्स्ट में मैं जाऊँगा सॉफ्टवेयर में, पहले एक डेटाबेस का नेम बनाऊँगा, फिर उस डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारे मतलब जो हमें यूज के लिए रहेगा, जो हमें नीड रहेगा, उन सभी के टेबल मैं बनाऊँगा। ठीक,
टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डेटा। मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया और टेबल के अंदर कॉलम बनाया, काफ़ी सारे कॉलम बनाया। फिर उसमें क्या किया, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डेटा। उसमें मैं डेटा को इंसर्ट किया, लास्ट में मैं क्या हुआ कि मैं गलत डेटा को इंसर्ट कर दिया, उसको हमें डिलीट करना है तो मैं क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। अब फिर दोबारा भी जो मैं इंसर्ट किया हूँ डेटा, डिलीट किया हूँ, उसमें मैं कुछ चीज़ें जो मीनिंग का जो है डिफरेंट हो गया, तो मैं क्या किया, उनके मीनिंग को एडिट कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है होता रहता है डेटाबेस में। और टू कंट्रोल एक्सेस एंड सिक्योरिटी, उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है डेटाबेस में, किसी प्रकार का जो है वो नहीं होता है डेटा का। और टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस की कितने लैंग्वेज होते हैं, मेनली 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसका डिफिनेशन देखिए, DDL इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अब इसका यूज कब करते हैं, क्यों किया जाता है, डेटा DDL इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसका यूज करते हैं कि डेटाबेस में डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक, DDL का यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। यूज कमांड्स, ठीक, और उसमें कमांड का यूज किया जाता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ठीक है, इन सब का यूज करते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। एग्जांपल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, किस नेम से, स्टूडेंट के नेम से। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये अब मैं कमांड लिख रहा हूँ, ठीक। अब इसमें जो है क्रिएट टेबल है और स्टूडेंट के नेम का एक टेबल का नेम है, स्टूडेंट एक टेबल का नेम है। अब उसमें मैं क्या किया, आईडी किया, आईडी हमारा क्या है, इंट है। नेम मैं किया कॉलम, कॉलम नेम क्या है, वेर कैर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैं DDL के माध्यम से बना रहा हूँ। ठीक, अब रियल में मेक ए होम स्ट्रक्चर, जैसे पहले मैं एक घर बना रहा हूँ तो उसका जो है पहले क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा। तो उसी प्रकार से डेटाबेस में मैं क्या करूँगा, डेटा को स्टोर करने से पहले मैं एक उसका टेबल बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक फॉर्म बनाया हूँ, उस फॉर्म में नेम, ईमेल और पासवर्ड का है, तो मैं क्या करूँगा, उसी तरह से जो है मैं डेटाबेस में जाऊँगा, कॉलम बनाऊँगा। कैसा कॉलम बनाऊँगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड का, इस तरह का मैं कॉलम बनाऊँगा। फिर जो भी मैं फॉर्म में फिलअप करूँगा वो क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जाके सेव होगा। ठीक है, इसी तरह से बनता है। तो DDL का यूज तक इसीलिए करते हैं कि डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए, टेबल में कितने कॉलम हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उसको बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, अगला टाइप क्या है, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। इसका उपयोग क्या होता है, DML इज यूज टू इंसर्ट, अपडेट एंड रिट्राइव डेटा। अब देखिए उसमें DDL में क्या था कि मैं उसके स्ट्रक्चर को बनाया था। अब DML में क्या होता है कि मैं उस स्ट्रक्चर में डेटा को कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ, कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ, कैसे अपडेट कर रहा हूँ, कैसे डिलीट कर रहा हूँ, ये सब प्रक्रिया किस में होती है, DML में। DML लैंग्वेज से ये सब प्रक्रिया होती है, इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का। ठीक है, यूज कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट DML में होता है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या किया कि टेबल पहले बना दिया था DDL में, DDL यूज करके मैं एक टेबल बना दिया। अब इसका जो मैं यूज करके DML यूज करके मैं क्या किया हूँ, डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए एग्जांपल फर्स्ट में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम का एक टेबल है, उसमें वैल्यू क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ID है और अमित, इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा किस में आएगा, DML में। और रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंट्री इन एनी गेट, रजिस्टर और डिलीट। ठीक है, देखिए जब भी आप कहीं पर जाते हैं, बड़े मॉल में कहीं पर भी, तो उसमें पहले क्या होता है कि आपको एक एंट्री होता है। एंट्री में ये होता है कि आपके नेम को, और आप कितने टाइम पर आए हैं, कितने बजे कितने मिनट पे आप आए हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं, ये सब क्या होता है, एक एंट्री होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, एक एंट्री होता है, जो कि हमारा किस में आता है, ये DML में आता है। तो इसी तरह से जब भी हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में फर्स्ट में डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो ये सब चेक होता है कि ID कहाँ पर है, नेम क्या है,
ठीक है, ये सब पहले चेक होता है, फिर उसी में जैसे देखिए टेबल बना है, अब टेबल में कई सारे कॉलम हैं, नेम का है, ईमेल का है, मोबाइल नंबर का है। तो क्या होगा, जब हम इंसर्ट करेंगे तो चेक होगा कि नेम का कॉलम कहाँ पर है, मोबाइल नंबर का कॉलम कहाँ पर, ईमेल का कॉलम कहाँ है। ऐसा तो नहीं है कि जो है नेम के कॉलम में हम आईडी को स्टोर कर दिया हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर के कॉलम में ईमेल को स्टोर कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, डीएमएल का यूज होता है डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। अगला क्या है, डीसीएल। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक। डीसीएल इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन दैट मीन्स यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अब इसमें क्या होता है, जो मैं डेटा को स्टोर कर दिया हूँ उसको बाद में हमें यूज करना है, ठीक है। मैं आज तो डेटा स्टोर कर दिया, बाद में हमें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद में क्या करना है, उस स्टोर हुए डेटा को हमें यूज करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डीसीएल। क्या करता है कि जो हमारा डेटा इसमें स्टोर है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है। देखिए मैं पहले तो स्ट्रक्चर बना दिया, डीडीएल का यूज करके स्ट्रक्चर बना दिया, फिर डीएमएल का यूज करके मैं क्या किया, उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब डेटा हमारा इंसर्ट है, 10 दिन से उसमें पड़ा है डेटा, तो उसको कोई ऐसा है कि जो उसको मैनेज कर रहा है ना, तो कौन कर रहा है, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। वो क्या कर रहा है, डेटा को मैनेज कर रहा है। हमें 10 दिन बाद उसको यूज करना है, तो ये क्या करेगा, डीसीएल क्या करेगा, उसको हमें प्रोवाइड करवा देगा, ठीक। जैसे देखिए इसमें कमांड यूज होता है, यूज कमांड्स ग्रांट एंड रिवोक। एग्जाम्पल, ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1, ठीक है। जैसे मैं यूजर 1 के डेटा को देखना है, यूज करना है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा यूजर 1। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गिव परमिशन टू एटीएम कार्ड। जिस एटीएम कार्ड को मैं लगाता हूँ तो उसमें कई सारे कंडीशन आते हैं, उसको मैं परमिशन देता रहता हूँ, तो क्या होता है, वह अगले स्टेप टू स्टेप आगे जाता रहता है। तो इसी प्रकार से जो है डेटा को कंट्रोल करता है डीसीएल, ठीक है। अगला क्या आपका है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये होता है टीसीएल। अब इसमें क्या होता है ये आप लोग देखिए, टीसीएल इज यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस में इसमें क्या होता है, यूज कमांड्स, इसमें कमांड यूज होता है कमिटी, रोल बैक, सेव पॉइंट। एग्जाम्पल कमिटी, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस कमिटी, पेमेंट फेल, ठीक है। और रोल बैक मतलब ये होता है, जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यदि सक्सेस हो गया तो उसमें मैसेज आ जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस, और यदि फेल हो गया तो मैसेज आ जाएगा कि फेल। तो इन सब को जो है क्या करता है इसमें, कि मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे काफ़ी सारे जो है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, काफ़ी सारे आपके ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, तो उसमें क्या होता है, पेमेंट एक इनवॉइस नंबर होता है, ठीक है, इनवॉइस होता है जो कि स्टोर होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो यदि आपका सक्सेस हो गया तो इनवॉइस जो है आपका उसमें स्टोर हो गया, और यदि आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया है, तो आपका इनवॉइस उसमें सेव नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें ये सब ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ये टीसीएल। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, टीसीएल। ऐसे बैंकों में मैं क्या किया कि किसी एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि उसको एक जगह से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि जो ये कार्य करता है ट्रांसफ़र करने का, ये कौन करता है, टीसीएल, ठीक है। अब देखिए हमारे एक डेटाबेस से जैसे हमारे घर में 2-3 रूम हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक रूम से दूसरे रूम में डेटा को ले जाके रख रहा हूँ। तो जो मैं एक रूम से दूसरे रूम में ले जाके रख रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। आ गया समझ में। अगला देखिए इजी में क्या दिया है, इजी कंपैरिजन टेबल, ठीक है। डीडीएल का क्या होता है, मेक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डीडीएल का यूज होता है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। डीएमएल का यूज होता है चेंजिंग डेटा। डीएमएल का वो क्या होता है कि चेंजिंग डेटा को चेंज करने के लिए। डीसीएल गिव परमिशन, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है, ये होता है। अब डीएमएल चेंजिंग डेटा मतलब उसमें मल्टीपल डेटा में क्या करूँगा, इंसर्ट अपडेट करता रहूँगा। ये होता है हमारा इजी कंपैरिजन टेबल सभी टाइप्स के, ठीक है। चलता हूँ अगले टॉपिक पर। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है।
डेफिनेशन को पहले पढ़िए। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ DBMS शो हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्राइव डेटा। अब इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि एक डेटाबेस में कितने कंपोनेंट हैं और उन सभी कंपोनेंट का आपस में यूज करके कैसे हम डेटा को स्टोर किए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि काफ़ी सारे कंपोनेंट का कलेक्शन आपस में कैसे क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मेन कंपोनेंट्स ऑफ DBMS स्ट्रक्चर। DBMS स्ट्रक्चर में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें। ठीक है, मेन 5 कंपोनेंट्स यूज इन DBMS। मेन 5 कंपोनेंट यूज होते हैं इसमें डेटाबेस में। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बना है। यूजर का मतलब कौन, जो प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मतलब जिस एप्लीकेशन पे वह प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, जिस एप्लीकेशन के लिए वह प्रोग्राम बना रहा है। और देखिए कोई कॉलेज का वेबसाइट है और कोई स्टूडेंट है, तो कॉलेज की वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो वो हो गया यूजर। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, वो वेबसाइट हो गया। और डेटाबेस DBMS क्या होता है, MySQL, Oracle और SQL, ये सब क्या हैं, DBMS हैं। और डेटाबेस क्या हो गया, उस DBMS में, उस डेटाबेस में जो टेबल बने हुए हैं, ठीक है, जो टेबल बने हुए हैं उस टेबल में जो रो कॉलम है, ये सब क्या हो गया, डेटाबेस। और हार्डवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का यूज करके जो है डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर। तो ये सब कंपोनेंट आपस में जो है यूज हो रहे हैं। यूज क्यों हो रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए इन सभी में पार्ट्स को, कंपोनेंट को आपस में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इन सभी का यूज करके मैं डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ। तो यही हमारा क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कंपोनेंट। ठीक, तो देखिए इसमें बताया कि यूजर प्रोग्रामर्स, पीपल हु इंटरेक्ट विथ द डेटाबेस सिस्टम। जो लोग इंटरेक्ट होते हैं किसी एप्लीकेशन से, तो क्या कहलाते हैं, वो यूजर। एग्जाम्पल प्रोग्रामर्स इन यूजर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बैंक स्टाफ, स्टूडेंट, कस्टमर। स्टूडेंट है, ये कॉलेज की वेबसाइट पे गया, अब अपना इंक्वायरी जो भी है वो दे रहा है और देख रहा है क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, बैंक स्टाफ है। और कस्टमर इसी प्रकार से है, किसी जो है ई-कॉमर्स पे गया, वेबसाइट पे देख रहा है क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसे लेना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें वो देख रहा है। ठीक है, और जैसा होगा वो ऑर्डर कर देगा अपने हिसाब से। और अगला चलिए, अगला क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर दैट्स अलाउ यूजर्स टू एक्सेस द डेटाबेस। अब जिस एप्लीकेशन का मैं यूज करके क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ, वो क्या कहलाता है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मैं बैंक का कोई काम कर रहा हूँ तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर को यूज करूँगा। और कॉलेज ERP, मैं स्टूडेंट हूँ, हमारे कॉलेज के जो वेबसाइट हैं, तो मैं उस पर कोई वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूँगा, कॉलेज का वेबसाइट। ठीक है, तो कॉलेज की वेबसाइट क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। पहला क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर, कोर सॉफ्टवेयर दैट्स मैनेज डेटाबेस कंट्रोल। कोर सॉफ्टवेयर मतलब ये है कि मेरे जो कॉलेज का वो सॉफ्टवेयर है, उसके डेटाबेस हैं वो किस पर हैं, MySQL पर हैं, SQL पर हैं, किस पर हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, DBMS सॉफ्टवेयर। MySQL है तो क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर। अब उसकी फंक्शनलिटी क्या है, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं और रिकवर करते हैं। ठीक है, बैकअप करते हैं और सिक्योरिटी बनाए रखते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रिया करते हैं डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर में। और अगला क्या है, डेटाबेस। ठीक, तो डेटाबेस क्या होता है, स्टूडेंट टेबल। जैसे एक कॉलेज का डेटाबेस है, DBMS है, तो उसमें मैं क्या क्या टीचर के भी टेबल बनाए, स्टूडेंट के भी टेबल बनाए। ठीक है, तो स्टूडेंट के टेबल बनाए, उसमें उनके नेम, ईमेल, इन सबको जो है स्टोर किया हूँ। तो ये हमारा क्या है, एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब ये है कि मैं ये MySQL में या SQL में जाऊँगा, फिर वहाँ पर एक डेटाबेस बनाऊँगा। डेटाबेस कैसे बनाऊँगा, हमारा एक कॉलेज वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के लिए मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा, फिर उस डेटाबेस के अंदर अलग अलग प्रकार की जो है टेबल बनाऊँगा जो हमें नीड होगा। ठीक है
अगला देखिए एग्जाम्पल में स्टूडेंट टेबल, ठीक। मैं उसमें डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा, अकाउंट टेबल, ठीक है, अकाउंट टेबल बनाऊंगा, कितने पेमेंट आए, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगला क्या है, हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस। फिफ्थ क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस। फिजिकल डिवाइसेस यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। फिजिकल डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल में सर्वर, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस है। अब अगला देखिए क्या है इसमें टॉपिक में, डीबीएमएस में आपका। देखिए स्टूडेंट, मैं सभी टॉपिक को क्लियर वे में अच्छे से डिफाइन करके जो है मैं इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को। तो वीडियो हमारा 1 घंटे का हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें कुछ ही टॉपिक बचे हैं, उसको भी मैं जल्दी में डिस्क्राइब कर दूंगा। और बहुत मैं तीव्र गति से डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिससे आपका जो है टाइमिंग भी कम लगे, ठीक है, और हर एक टॉपिक को कवर भी हम कर लें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट वीडियो वॉच करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी सीएससी ब्रांच से हैं और 5th सेमेस्टर जिसका पेपर 31 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो चलिए ये 10 नंबर का टॉपिक है। इसमें क्या है, डेटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट। देखिए ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप लोग देखिए पहले समझिए क्या होता है। तो चलिए देखो डिस्क्राइब करता हूँ ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसमें देखिए ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक। एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ईआर मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होता है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, डेटाबेस में स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए ईआर मॉडल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है, ठीक है। वाई शोइंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स और आपस में उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये सब शो होता है ईआर मॉडल में। बेसिकली यही समझिए कि ईआर मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है। यह एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है जिसका यूज करते हैं डेटाबेस में स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। अब उस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखेगा, हमारा एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स। तो उस एंटिटी के आपस में जितने एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे किस प्रकार से रिलेशन है उन सभी के उसमें एट्रीब्यूट के। अगले टॉपिक पर चलते हैं। व्हाई यूज ईआर मॉडल, क्यों यूज करते हैं, टू डिजाइन डेटाबेस क्लियरली, मतलब डेटाबेस को अच्छे से डिजाइन करने के लिए ईआर मॉडल का यूज करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझने के लिए, समझना आसान हो जाता है इसका यूज करने से। यूज्ड बिफोर क्रिएटिंग टेबल्स, इसका यूज तब करते हैं टेबल को क्रिएट करने से पहले। और मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल, ईआर मॉडल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। अब एंटिटी क्या होता है, देखिए एन एंटिटी इज ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डेटाबेस में जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एग्जांपल में स्टूडेंट, टीचर्स, कस्टमर, एम्प्लॉय, ये सब क्या हैं, एक एंटिटी है। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के जो डेटा हैं, उनके नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो सब क्या हैं, एट्रीब्यूट हैं। बट स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके काफ़ी सारे डेटा हैं, ठीक है, तो उसको पहले छोड़िए, स्टूडेंट क्या है, एंटिटी, और उसके जो डेटा हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब क्या हैं, आपस में एट्रीब्यूट हैं। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट का कलेक्शन क्या होता है, एंटिटी होता है। जैसे देखिए अब अगला आपका है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। तो ये क्या कहलाता है, एंटिटी का प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज मतलब यही कि एक स्टूडेंट है, उसका नेम, ईमेल और कितना फीस जमा किया है और उसके क्या ईमेल हैं, आईडी क्या है, ठीक है,
ये आपस में सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट हैं। इन सब के कलेक्शन से क्या हुआ है, एक एंटिटी बना। एग्जाम्पल, एंटिटी स्टूडेंट है और एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर, नेम, एज और कोर्सेस। ठीक है, अगला क्या है, देयर आर मैनी एट्रीब्यूट्स। अब इसके जो है कई एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से, सिंपल एट्रीब्यूट। और सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब ये क्या होता है, कैन नॉट बी डिराइव्ड, ओनली कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए, जब भी एक स्टूडेंट है तो उसकी एज को हम क्या करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, बांट नहीं सकते केवल उसको, कि हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे 1999 में वो पैदा हुआ तो फिर 2025 में वो कितने साल का हुआ, तो मैं क्या करूँगा, एक कैलकुलेट करूँगा, डिवाइड नहीं करूँगा। कैलकुलेट करके बता दूंगा कि वो इतने साल का हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सिंपल एट्रीब्यूट। अगला क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, कैन वी डिवाइड। इसमें क्या होता है, हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में नेम है, अब किसी भी स्टूडेंट का नेम है तो उसका एक तो नेम, मेन नेम होता है, एक सर नेम होता है। ठीक है, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, मिडिल नेम होता नहीं है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें रहता है फर्स्ट नेम इंटर करिए और लास्ट नेम इंटर करिए और मिडिल नेम इंटर करिए, ये सब ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। और अगला क्या है आपका, अगला देखिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एग्जांपल में फ़ोन नंबर। ठीक है, अब फ़ोन नंबर में काफ़ी सारे इनपुट हैं, 10 हैं। ठीक है, तो ये सब मल्टीपल वैल्यू हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब अगला क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू को हम डिराइव कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ, जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। एग्जांपल में एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे, कि ये 2005 में पैदा हुआ तो 2025 में कितने साल का हुआ। ठीक है, अभी बताया हूँ, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। और अगला क्या है आपका, रिलेशनशिप। ठीक, रिलेशनशिप क्या है, देखिए एट्रीब्यूट और एंटिटी का आपस में कैसे रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप शो हाउ टू और मोर एंटिटी आर कनेक्टेड, मतलब कैसे एक एंटिटी से दूसरा एंटिटी आपस में कैसे कनेक्ट है, ये क्या कहलाता है, रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में स्टूडेंट इनरोल्स कोर्स, जैसे एक स्टूडेंट है वो बीटेक में एडमिशन लिया, तो बीटेक में एडमिशन लिया तो किस कोर्स में लिया। अब बीटेक में मैं एडमिशन ले लिया तो मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से लिया हूँ या कंप्यूटर साइंस से लिया हूँ या सिविल से लिया हूँ, तो ये इनरोल लेता है स्टूडेंट की, मतलब किस ट्रेड से वह इनरोल्ड कर रहा है, मतलब कोर्स कर रहा है। बीटेक कर रहा है तो किस कोर्स से कर रहा है, ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप। कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ तो हमारा किस कोर्स से जो हमारा रिलेशन है। ऐसा तो है ना कि मैं CSC से कर रहा हूँ, मैं पढ़ूँगा इलेक्ट्रिकल का, तो ये हमारा क्या कहलाता है, दो एंटिटी में आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करता है, रिलेशनशिप। ठीक है, अगला क्या है, नोटेशन। नोटेशन क्या है, नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम। नोटेशन क्या होता है, देखिए नीचे पढ़िए, नोटेशन मीन्स द सिंबल यूज इन ईआर डायग्राम टू रिप्रेजेंट एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। अब नोटेशन क्या होता है, यूज होता है ईआर डायग्राम में। जो ईआर एंटिटी रिलेशनशिप होता है, जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, नोटेशन का यूज करते हैं। अब नोटेशन क्या होता है, एक सिंबल होता है। ठीक है, नोटेशन एक सिंबल होता है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपस में किस प्रकार से रिलेशन है एट्रीब्यूट्स और इसकी एंटिटी के। देखिए ये सब दिए हैं इसमें, ये एंटिटी का है सिंबल, ये वीक एंटिटी का है और नीचे रिलेशनशिप का है, फिर एट्रीब्यूट्स का है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अगला टॉपिक आपका क्या आ गया, ये की एट्रीब्यूट्स, फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी, रिलेशनशिप। देखिए आपका ये है अगला टॉपिक, मैपिंग कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होता है, मैपिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, इसको पढ़िए, समझ में आएगा। अभी डिफिनेशन को पढ़िए, द मैपिंग कॉन्स्टेंट्स इज ए रूल दैट डिस्क्राइब हाउ मेनी एंटिटीज कैन बी एसोसिएटेड विथ ए अदर एंटिटीज सेट इन ए रिलेशंस। ठीक है, देखिए इसको फिर से दोबारा पढ़िए डिफिनेशन को, फिर अच्छे से समझ में आएगा।
कि द मैपिंग कॉन्स्टेंट्स इज ए रूल, ठीक है। मैपिंग कॉन्स्टेंट्स इज ए रूल दैट डिस्क्राइब हाउ मेनी एंटिटीज, कितने एंटिटीज कैन बी एसोसिएटेड विथ अनदर एंटिटीज सेट इन ए रिलेशंस। अब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। मेनली टू टाइप्स ऑफ मैपिंग कंस्टेंट्स, क्या दिया है, कोऑर्डिनेलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। अब इसमें क्या दिया, कोऑर्डिनेलिटी रेशियो में द कोऑर्डिनेलिटी रेशियो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एंटिटी दैट कैन बी रिलेटेड, ठीक है। कार्डिनलिटी रेशियो में क्या होता है, द कार्डिनलिटी रेशियो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी रिलेट। इसमें क्या होता है कि एंटिटी के कितने जो है आपस में नंबर हैं, ठीक है। तो द कोऑर्डिनलिटी रेशियो आर मेनली 4 टाइप। कोऑर्डिनलिटी रेशियो कितने हैं, 4 टाइप्स के, 1:1, ठीक है। इसमें क्या है 1:1 जैसे 1 टिकट यूज ओनली 1 पर्सन, एक टिकट है तो केवल वह एक ही पर्सन यूज कर सकता है। 1:मेनी, 1 टीचर टीच मेनी सब्जेक्ट। 1:मेनी का मतलब एक सिंगल टीचर है और कई सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो क्या हो गया 1:मेनी। मतलब ये बताया है द कोऑर्डिनेलिटी रेशियो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी रिलेटेड, मतलब कि इसके एक एंटिटी कितने चीज़ से रिलेट कर रहा है। कोऑर्डिनेलिटी में बता रहा है कि कितने चीज़ों से रिलेट कर रहा है। द कोऑर्डिनेलिटी रेशियो आर मेनली 4 टाइप्स। कोऑर्डिनेलिटी रेशियो कितने प्रकार के हैं, 4 टाइप के, 1:1, 1:मेनी, मेनी-to-1, मेनी-to-मेनी, ठीक है। ऐसे समझिए 1:1, मेनी-to-मेनी, ठीक, फिर 1:मेनी, फिर मेनी-to-1, ठीक है। अब मेनी-to-1 क्या है, मेनी स्टूडेंट 1 कॉलेजेस, कई सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, ये तो है ही। अब मेनी-to-मेनी 1 कोर्स मेनी स्टूडेंट, एक कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं। बीटेक काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच काफ़ी सारे स्टूडेंट लेते हैं। और 1 स्टूडेंट मेनी कोर्सेस, एक स्टूडेंट कई कोर्सेस कर सकता है, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। इट इज डिफाइंस एज ऑल और सम एंटिटीज। ऑल और सम एंटिटीज, ये क्या करता है, सभी एंटिटीज को और कुछ एंटिटीज को डिफाइन करता है। पार्टिसिपेंट्स इन ए रिलेशनशिप रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। कौन कौन से रिलेशनशिप आपस में रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से नहीं, ये डिफाइन करता है कि कौन कौन से एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से नहीं, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स डिवाइड इन 2 टाइप्स, वो क्या था, वो 4 टाइप में डिवाइड था और ये किस में है, 2 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है, टोटल पार्टिसिपेंट्स। टोटल पार्टिसिपेंट्स में क्या है, ऑल एंटिटीज मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, मतलब इसमें सभी एंटिटी क्या हैं, मतलब कंपलसरी हैं कि आपस में रिलेट होना। एग्जाम्पल, एवरी एम्प्लॉय बिलोंग टू ए डिपार्टमेंट, मतलब हर एक एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से ही होगा, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय वही है कि जो कंपनियों में वर्क करता है, तो वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में तो होगा। यदि वो इलेक्ट्रिक की कंपनी है तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है, और उसी में क्वालिटी डिपार्टमेंट, मतलब एक कंपनी है तो उसमें हर एक अलग अलग प्रकार के जो है डिपार्टमेंट बटे रहते हैं, तो इसी हिसाब से जो है डिपार्टमेंट वाइज लोग रहते हैं। तो इसमें बताया है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स, इसमें क्या है, ऑल एंटिटीज मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, मतलब हर एक क्या है एम्प्लॉय, इसमें हर एक एम्प्लॉय क्या है कि रिलेट हैं अलग अलग, किससे, अलग अलग। जैसे देखिए एक कंपनी है तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं, मैं क्या बताया यार, देखिए एग्जांपल में एवरी एम्प्लॉय बिलोंग टू ए डिपार्टमेंट,
ठीक है। एक कंपनी है तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। कोई क्वालिटी डिपार्टमेंट का है और कोई मतलब अलग अलग टाइप के जो डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग जो है एम्प्लॉय भी रहते हैं। एम्प्लॉय तो सभी रहते हैं, बट क्या होता है वो उनका रिलेशन रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, बाकी तो सभी एम्प्लॉय हैं ही। तो वही इसमें बता रहा है टोटल रिलेशनशिप्स, मतलब किस कैसा रिलेशनशिप है। अगला क्या है, पार्शियल 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 पार्टिसिपेंट्स, सम एंटिटी आर पार्टिसिपेंट्स और सम नॉट। इसमें क्या होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे और कुछ नहीं होंगे। ओनली सम कस्टमर आर लोन आर नॉट। जैसे देखिए, यदि मैं 10 लोग से कह रहा हूँ कि आप लोन लीजिए, ठीक है। ऐसे मैं LIC का एजेंट हूँ, तो मैं 10 लोगों से बोलूँगा कि आप जो 10 लोगों से को मैं समझाऊँगा कि आप ऐसे ऐसे जो है इसका ये ऐसे ऐसे वर्क है, आप ऐसे करिए, इस तरह से होगा। तो 10 तो नहीं करेंगे, 10 लोग नहीं LIC में को वो करेंगे, लॉगिन करेंगे, मतलब उसमें ऐड होंगे। उसमें से 2-3 हो जाएंगे, ठीक है। मैं 10-15 लोग से के पास कॉल करूँगा लोन लेने के लिए, अब सभी तो लेंगे नहीं लोन, उसमें से कुछ ही लोन लेंगे। तो वही इसमें बताया है कि पार्शियल पार्टिसिपेंट्स, सम एंटिटी आर पार्टिसिपेट और सम नॉट। कुछ पार्टिसिपेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, डिफाइन की। और डिफाइन की क्या है कि मैं जो है इसमें देखिए, जो पहले मैं बताया था कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है, तो देखिए डेटाबेस में मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, जैसे नेम का कॉलम, ईमेल का, मोबाइल नंबर का, ठीक है। तो मैं जब उसमें डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि नेम के कॉलम में मैं मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दूंगा, मोबाइल नंबर के कॉलम में मैं नेम को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। सभी का मैं ये क्या करूँगा, एक आईडी बनाऊँगा, एक यूनिक आईडी। तो वो चीज़ें हमारा यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है, डिफाइन की कॉन्सेप्ट। तो एक की होता है आईडी, ठीक है, जिससे मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता हूँ। कैसे, एक कॉलम की डेटा को एक ही उसी कॉलम में स्टोर करूँगा, नेम को केवल नेम वाले कॉलम में करूँगा, आईडी को केवल आईडी वाले में, फ़ोन नंबर को केवल फ़ोन नंबर वाले में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफाइन की कॉन्सेप्ट। अब इसके जो है डिफिनेशन पढ़िए। ये की इज एन एट्रीब्यूट्स, ये की क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। और ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक एट्रीब्यूट का समूह भी है। यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी और रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा के को यूनिकली डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूनिकली मतलब कि डेटाबेस में सेम टाइप के डेटा मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। अमन है तो अमन नेम का लड़का तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसकी जो आईडी है, आईडी में डिफरेंस होगा। उसकी जो ईमेल है, ईमेल में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये होता है डिफाइन की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए रूल नंबर आर डिफरेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होगा, सभी स्टूडेंट के रूल नंबर डिफरेंट होंगे, किसी का सेम नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, की कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, वाई की आर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, मतलब डेटाबेस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को स्टोर करने में ये क्या करता है, अवॉइड करता है। आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली, क्या करता है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली मतलब एक यूनिक बनाता है, ये नहीं कि जो मल्टीपल उसमें डेटा स्टोर हो जाए। और थर्ड क्या है, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, इसमें क्या होता है कि टेबल के आपस में रिलेशनशिप बनाता है। नोट की इक्वल टू आइडेंटिफिकेशन प्लस यूनिकनेस एंड रिलेशनशिप। तो की क्या होता है, क्या करता है, आइडेंटिफाई भी करता है और यूनिकनेस भी होता है, यूनिक भी होता बनाता है। और ये क्या करता है, आपस में एंटिटी को के रिलेशनशिप भी रखता है। तो ये बताया कि इक्वल आइडेंटिफिकेशन एंड यूनिकनेस एंड रिलेशनशिप ये होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला दिया है हमारा इसमें, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ की। इसमें क्या है, मैनी टाइप्स हैं की। फर्स्ट क्या है, सुपर की, इसकी डिफिनेशन को पढ़िए। ए सुपर की इज एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड्स। ये क्या होता है, ए सुपर की इज एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ये सेट का जो है समूह है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, क्या होता है, एक
यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, किसी डेटा को एक यूनिक बनाता है। टेबल में डेटा को क्या करता है, एक यूनिक बनाता है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, फ़ोन, तो देखिए उसके रोल नंबर तो अलग अलग हैं, ठीक है, उसके रोल नंबर अलग अलग हैं। तो मैं क्या करूँगा, रोल नंबर से मैं पता कर लूँगा कि मतलब किस स्टूडेंट का ये रोल नंबर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पहले रोल नंबर देखूँगा, फिर उसके नेम देखूँगा, फिर उसके फ़ोन नंबर देखूँगा। तो जैसे देखिए, यदि मैं पहले नेम से देखूँगा तो इसमें क्या होगा कि अमन नाम का लड़का या सौरभ नाम का लड़का या किसी सेम नाम का लड़का मल्टीपल हो सकता है, बट उसके फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, उसके रोल नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है। तो सुपर की डिफाइन करता है रोल नंबर, ठीक है। सुपर की क्या करता है, डिफाइन करता है रोल नंबर। रोल नंबर एक यूनिक होता है जो हमें टेबल में यूनिक बनाता है हर एक एंटिटी को। सुपर की इक्वल रोल नंबर प्लस नेम। अब देखिए इसमें हम नेम से भी पहचान सकते हैं व्यक्ति को, रोल नंबर से भी पहचान सकते हैं। जैसे देखिए मैं रोल नंबर से पहचान लिया तो फिर उसको मैं नेम से भी पहचान सकता हूँ, मोबाइल नंबर से भी पहचान सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट की इज ए सुपर की, बट ऑल सुपर की डोंट टेक कैंडिडेट की। मतलब सभी कैंडिडेट की एक सुपर की हो सकती हैं, लेकिन सभी सुपर की एक कैंडिडेट की नहीं हो सकती हैं। अगला नोट में देखिए, इन दिस की वी आइडेंटिफाई रोल नंबर नो, बट वी आल्सो कैन वी आइडेंटिफाई एनी एट्रीब्यूट्स, नेम, ईमेल, etc, ठीक है। कैन वी आइडेंटिफाई, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ रोल नंबर से, ठीक है, बट वी आल्सो कैन वी आइडेंटिफाई एनी एट्रीब्यूट्स, नेम, ईमेल, ठीक है। मैं उनकी नेम, ईमेल से जो है भी कर सकता हूँ। अब अगला क्या है, कैंडिडेट की। एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर दैट्स हैव नॉट एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में स्टूडेंट, रोल नंबर, ईमेल। इसमें उसमें क्या था, देखिए सुपर की में क्या था, मैं उसके नेम से भी पहचानता था, और इसमें क्या होता है, केवल यूनिक चीज़ें यूज किया जाता है। जैसे रोल नंबर, रोल नंबर क्या है, यूनिक है। ईमेल, ईमेल क्या है, यूनिक है। किसी भी स्टूडेंट का ईमेल क्या होता है, एक यूनिक होता है, ठीक है। कैंडिडेट, ये देखिए कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट का ईमेल यूनिक होता है, रोल नंबर यूनिक होता है, नेम यूनिक नहीं होता, क्योंकि एक ही नेम के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में आपका जो नेम है उसी नेम से काफ़ी सारे आधार कार्ड बने हैं, लेकिन जो आपका आधार नंबर है क्या है, एक यूनिक है। केवल एक ही कैंडिडेट का एक आधार कार्ड हो सकता, आधार नंबर हो सकता है। ये नहीं कि काफ़ी सारे जो है मल्टीपल कैंडिडेट के जो है सेम आधार नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या करता है, एक यूनिक डिफाइन करता है। और ये क्या करता है, सुपर की क्या करता है, सुपर की क्या करता है कि ये क्या करता है कि उसमें नेम को भी डिफाइन करता है, और नहीं, उसके आधार नंबर को तो डिफाइन करता ही करता है, लेकिन उसके नेम को, एज को, मतलब सभी एट्रीब्यूट्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। सभी का कलेक्शन क्या है, सुपर की है। और कैंडिडेट की समझ में आ गया कि जो उसका एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर दैट्स हैव नॉट एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, उसकी कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे रोल नंबर है तो इससे अलावा कोई और नहीं, ईमेल है तो ईमेल के अलावा और कुछ नहीं। प्राइमरी की क्या है, ए प्राइमरी की इज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट की यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। इसमें एग्जांपल में देखिए, स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर, प्राइमरी की। अब एक स्टूडेंट टेबल है, अब उसमें क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। क्यों, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर है। मैं क्या करूँगा, रोल नंबर को उठाऊँगा और उसी से चेक कर लूँगा। मैं हमें ना नेम का आवश्यकता पड़ेगा, ना मोबाइल नंबर का, ना ईमेल, किसी का नहीं आवश्यकता पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, आधार नंबर इज ए प्राइमरी की, नॉट नेम, एज एंड अदर एट्रीब्यूट्स। प्राइमरी की क्या होता है कि देखिए एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड में मैं क्या करूँगा, उसके आधार नंबर को चेक कर लूँगा, फाइनली उसमें क्या नेम लिखा है, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं,
मैं आधार नंबर डालूँगा, वो सभी जो है उसमें देखिए, मैं आधार को अपडेट करने के लिए मैं आधार नंबर केवल यूज करूँगा। मैं जैसे आधार नंबर उसमें डालूँगा तैसे जो भी उसकी उस आधार नंबर पे जो भी नेम है, एज है, वो सभी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक प्राइमरी की। केवल मैं आधार नंबर ही यूज करूँगा, एक यूनिक चीज़ें यूज करूँगा, ये नहीं कि नेम एज सभी को यूज करूँ। ठीक है, तो अगला क्या है, डिफाइन जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन क्या होता है, ईआर मॉडल में जनरलाइजेशन क्या होता है, डिफिनेशन पढ़िए पहले। जनरलाइजेशन इज ए बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर सिमिलर एंटिटी आर कंबाइंड इनटू ए हायर लेवल एंटिटी। इसमें क्या होता है, जनरलाइजेशन इज बॉटम अप अप्रोच होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है विच टू और मोर सिमिलर एंटिटी, इसमें दो और दो से अधिक सिमिलर एंटिटी जो रहते हैं उसे कंबाइन इन टू हायर लेवल एंटिटी, उसे क्या किया जाता है, टू हायर लेवल में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, टू हायर लेवल में कंबाइन किया जाता है। अब जैसे देखिए, यदि कार है आपका और बाइक है, तो कार तो आपका जो है ही, चलाते ही हैं, बाइक भी चलाते हैं। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, एक हायर में कर दूंगा, किसमें, व्हीकल में। मैं व्हीकल कर कहूँगा तो उसमें आपका कार भी आ जाएगा और बाइक भी आ जाएगा। जैसे वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे कार खड़ी हैं, बाइक खड़ी हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे व्हीकल वहाँ खड़ी हैं। ठीक है, ये मैं नहीं डिफाइन करूँगा कि कार हैं, बाइक हैं, ऑटो हैं, फोर व्हीलर हैं, क्या क्या हैं, कुछ नहीं। मैं क्या केवल ये कह दूँगा बहुत सारे व्हीकल वहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है जनरलाइजेशन में, इज ए बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर सिमिलर एंटिटी, जो सिमिलर एंटिटी होते हैं कंबाइन इनटू ए हायर लेवल एंटिटी, उन सभी सिमिलर एंटिटी को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करके एक हायर एंटिटी बना देता हूँ। जैसे हायर लेवल एंटिटी व्हीकल हो गया, और कार, बाइक, ये सब सिमिलर एंटिटी हैं। कार में भी पेट्रोल का यूज होता है, बाइक में भी पेट्रोल का यूज होता है, ये भी व्हीकल है, वो भी व्हीकल है, तो मैं क्या करूँगा, व्हीकल के अंदर दोनों को ले आऊँगा। द कार्स एंड बाइक आर सिमिलर एंटिटी दैट जनरलाइजेशन इन ए व्हीकल। ठीक है, एग्जाम्पल में स्कूल, एग्जाम्पल टीचर, क्लर्क। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉय, अब स्कूल में जो है एम्प्लॉय तो सभी हैं, टीचर है वो भी एम्प्लॉय है, क्लर्क है वो भी एम्प्लॉय है। ठीक है, दोनों एम्प्लॉय ही हैं, तो इसलिए जो है एक एम्प्लॉय टाइटल दे दिया गया है, नेम दे दिया गया है। अब उसके अंदर किसका क्या जो है अपना रोल है, कोई एचओडी है, कोई किस ब्रांच का क्या है, कौन सा क्या है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं बट एम्प्लॉय सभी हैं। तो ये क्या है, आपके जनरलाइजेशन है। और अगला क्या है, एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन ये क्या होता है, ईआर मॉडल में एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन इज एन ईआर मॉडल concept where a relationship is treated as as an entity so it can participate in another relationship। नोट में देखिए, we one relationship make relation from another entity relation। ठीक है, that is called a रिलेशन। जैसे देखिए, यदि मेरा किसी से रिलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिलेशन के अलावा और रिलेशन बनाऊँगा। मेरा तो रिलेशन है ही, तो इन दो रिलेशन के अलावा भी एक और रिलेशन में बनाऊँगा। तो ये हमारा क्या है, एग्रीगेशन है। जैसे एक एंटिटी है और दूसरा एंटिटी है, आपस में दोनों कल ज्वाइन होकर एक रिलेशन बन गए। अब ये रिलेशन क्या है, एक दूसरे एंटिटी को जो है ज्वाइन करना चाहेंगे, उसको भी अपने में जो है रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एग्रीगेशन। इसका जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, इसका डिफिनेशन यही है, एग्रीगेशन इज एन ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट। क्या है, ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट है वेयर ए रिलेशनशिप इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी सो इट कैन पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप। ठीक है, क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है अनदर रिलेशनशिप को। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल विदाउट एग्रीगेशन
बिना एग्रीगेशन के एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट मैनेजर, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं और उसमें मैनेजर भी हैं, तो क्या होता है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय क्या करता है, प्रोजेक्ट पर वर्क करता है। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं। और विथ एग्रीगेशन, तो ये विदाउट एग्रीगेशन था कि एम्प्लॉय थे, उसमें काफ़ी सारा प्रोजेक्ट था, मैनेजर थे। और एम्प्लॉय क्या होता है, वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पर वर्क करता है। अब विथ एग्रीगेशन, अब एग्रीगेशन आने पर क्या हुआ कि एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रोजेक्ट पर वर्क करेगा। दैट इज ए एंटिटी, यह एक एंटिटी है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट एक एंटिटी है और एम्प्लॉय एक एंटिटी है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप ये है कि वह प्रोजेक्ट करेगा। अब आपका एक मैनेजर आ गया, मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा। मैनेज किसको करेगा, आपको और आपके प्रोजेक्ट को, कि आपके कहाँ तक प्रोजेक्ट बना चुके हैं, कितना बनाए हैं, किस तरह से बना रहे हैं, ये क्या करेगा, मैनेजर आपको हमेशा कहता रहेगा, बताता रहेगा, समझाता रहेगा। ठीक है, तो मैनेजर भी आपका एक उसमें रिलेशन आ गया। तो एग्जाम्पल में देखिए, कॉलेज एग्जाम्पल, स्टूडेंट इनरोल्स इन ए कोर्स, स्टूडेंट क्या करता है, किसी एक कोर्स में एडमिशन लेता है। जैसे मैं हूँ या कोई भी है, बीटेक में एडमिशन लिया, बीटेक में एडमिशन लिया, वो क्या किया, बीटेक में सीएससी ब्रांच ले लिया, सीएससी ब्रांच ले लिया। तो अब उस स्टूडेंट को वही टीचर पढ़ाएगा जो सीएससी ब्रांच का रहेगा, जो सीएससी डिपार्टमेंट का रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट का पढ़ाएगा। तो ये क्या है कि मैं कोर्स में इन्रोलमेंट ले लिया, ये हमारा कोर्स से रिलेशन बन गया। अब टीचर क्या करेगा, हमसे रिलेशन बनाएगा, मैं क्या करूँगा, टीचर से रिलेशन बनाऊँगा। क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना है भाई, पढ़ना है तो मैं रिलेशन बनाऊँगा ही। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एग्रीगेशन। और अगला क्या है, रिडक्शन ऑन एन ईआर डायग्राम टू टेबल। आपका रिडक्शन है, क्या है, ईआर डायग्राम में रिडक्शन क्या है। ठीक है, that is a process of converting an ER diagram into relational tables that can be implemented in a database। देखिए क्या है, ER डायग्राम क्या है, ये एक प्रोसेस है, मतलब ER डायग्राम एक डायग्राम है। ER क्या है, एंटिटी रिलेशन क्या है, एक डायग्राम है। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप एक डायग्राम है। मैं डायग्राम को क्या करूँगा, टेबल्स में कन्वर्ट करूँगा। ये हमारा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन हमारा क्या कहलाता है कि मैं ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही रिडक्शन कहलाता है। ईआर डायग्राम को प्रोसेस करके टेबल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, इजी में डायग्राम कन्वर्ट इनटू टेबल। व्हाई रिडक्शन नीडेड, हमें क्यों आवश्यकता है, डेटाबेस वर्क्स ऑन टेबल, सो ईआर मॉडल कन्वर्ट इन टेबल। डेटाबेस डेटा को कैसे सेव करता है, टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, इसीलिए हमें इसकी जो है आवश्यकता होती है, नीड होती है रिडक्शन की। ईआर डायग्राम इज ओनली कॉन्सेप्चुअल, ये ईआर डायग्राम क्या होता है, ओनली कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस पार्शियली, ठीक है, प्रैक्टिकली। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस प्रैक्टिकली, डेटाबेस को प्रैक्टिकली यूज के लिए। ठीक है, रिडक्शन का यूज करते हैं। अगला आपका क्या है, एग्जाम्पल, कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी इनटू टेबल। जैसे एंटिटी नेम, एट्रीब्यूट, प्राइमरी की, रिमेंस प्राइमरी की। ठीक है, तो ये सब क्या हम करेंगे, उसको ईआर डायग्राम्स क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे। एंटिटी जो भी नेम है, जैसे एक डेटाबेस है, डेटाबेस में कई सारे टेबल हैं, तो स्टूडेंट टेबल है, टीचर का टेबल है, तो अलग अलग टेबल है, तो हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। अब स्टूडेंट का टेबल है तो उसके अंदर स्टूडेंट के नेम, ईमेल सब चीज़ें रहेंगे ही रहेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट है। और प्राइमरी की क्या हो गया, उसका एक यूनिकनेस, कि हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होता है, रोल नंबर होता है, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की हो गया। अब उसमें और अदर भी जो है प्राइमरी की रहते हैं, जैसे आपके ईमेल होंगे, सभी स्टूडेंट के अलग अलग ईमेल भी होते हैं। तो दिया है नीचे, एंटिटी क्या हो गया, स्टूडेंट, एट्रीब्यूट क्या हो गया, उसके रोल नंबर, नेम, एज, और टेबल क्या हो गए। ठीक है, टेबल हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम का एक टेबल हो गया। नोट में क्या दिया है, ऑल एंटिटी ऑफ ईयर मॉडल
चेंज इन ए टेबल फॉर्मेट, मतलब ईआर मॉडल के सभी एंटिटी क्या होंगे, टेबल फॉर्मेट में चेंज होंगे। अब अगला टॉपिक आपका क्या है, 8 नंबर टॉपिक क्या है, एक्सटेंडेड ईआर ईआर मॉडल। ठीक है, जो आपका ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसको एक्सटेंड करेगा किस में, ईआर में। ठीक है, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये क्या कहलाता है, ईआर मॉडल का ये अपडेटेड वर्जन होता है। ये क्या होता है, ईआर मॉडल का अपडेटेड वर्जन होता है। देखिए दिया है, ईआर मॉडल इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द ईआर मॉडल दैट इंक्लूड्स एडिशनल कॉन्सेप्ट लाइक स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कि क्या करता है, यूज करता है स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, ईआर मॉडल। अब ईजी में ईआर मॉडल प्लस एडवांस्ड फीचर्स इक्वल ईआर मॉडल। मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर मॉडल। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच वेर ए हायर लेवल एंटिटी इज ए डिवाइडेड इनटू लोअर लेवल एंटिटी। क्या कहलाता है, हायर लेवल एंटिटी को लोअर लेवल में डिवाइड करता है। जैसे इम्प्लॉय है, तो इम्प्लॉय है तो उसमें जो है वो इम्प्लॉय में सभी टाइप के जो इम्प्लॉय आ जाएंगे। अब इम्प्लॉय में अलग अलग टाइप के हैं, जैसे किसी कॉलेज में इम्प्लॉय कोई एचओडी हो गया, उसका कोई अलग पोजीशन है। ठीक है, कोई टीचर है और कोई क्लर्क है उसमें। तो एम्प्लॉय तो सभी हैं लेकिन पोजीशन सबका अलग अलग है, पोस्ट सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन। और अगला क्या है आपका, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में मतलब क्या है, कार एंड बाइक, इसको क्या करेंगे हम, एक हायर लेवल में कन्वर्ट कर देंगे, व्हीकल। इसको पहले मैं बताया हूँ। एग्रीगेशन क्या है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, मतलब एक रिलेशनशिप है ये, और रिलेशनशिप आपस में बनाता है, जैसे मैनेजर मैनेज एम्प्लॉय प्लस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका, रिलेशनशिप ऑफ ए हायर डिग्री। ये क्या होता है, ए रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री इन्वॉल्व्स मोर देन टू एंटिटीज। इसमें क्या होता है कि टू एंटिटी से अधिक आपस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बाई डिग्री, अनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेम एंटिटी सेट। ठीक है, ए मैनेजर और एम्प्लॉय, ए मैनेजर और एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेम एंटिटी होता है, रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेम एंटिटी सेट। अनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, सेम एंटिटी सेट होता है। जैसे एक मैनेजर है वो भी एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है वो भी एम्प्लॉय है। ठीक है, और बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें 2 डिग्री होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी, एक रिलेशनशिप में 2 एंटिटी होते हैं। और टर्नरी रिलेशनशिप इसमें क्या है, 3 डिग्री होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंटिटीज, टर्नरी में 3 एंटिटीज होता है। और एन एरिड रिलेशनशिप में क्या होता है, डिग्री 3 से अधिक होते हैं, रिलेशनशिप अमॉन्ग मोर देन 3 एंटिटीज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 एंटिटी से अधिक होते हैं। तो फाइनली आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका यूनिट 1 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बीटेक 5th सेमेस्टर 3rd ईयर ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो है सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपके जो है 1 घंटे 40 मिनट हो गए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग कंप्लीट ये वीडियो वॉच कीजिए और बढ़िया से जो हर एक टॉपिक को डिफाइन किया गया है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह से और आगे वीडियो पाने के लिए। तो ठीक है, आपका ये रहा। इसी तरह से आपके नेक्स्ट यूनिट भी आएंगे 1 शॉट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू टू ऑल स्टूडेंट।